everyone, today we are going to continue our chapter Federalism of Class 10 Civics. पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने जाना कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडेटरी पावर्स क्या होती है. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग, कि इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे प्रैक्टिस की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म. यहाँ पे पावर शेयरिंग की जगह हम फेडरलिज्म भी कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. तो मेनली क्या है कि तीन चीज़ों के बेसिस पे किया जाता है इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस. वो तीन चीज़ें क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन. तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में जानते हैं हम. पहले एक बार हम ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में कंप्लीट पढ़ेंगे हम, अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम लिंग्विस्टिक स्टेट, उसके बाद में लैंग्वेज पॉलिसी और उसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में. तो सबसे पहले क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में जानेंगे. तो जब हमारा जो देश था आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 1947 में. जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तब क्या था कि शुरुआत से ये स्टेट्स इतने स्टेट नहीं थे जितने अब है. पहले कितने स्टेट्स थे हमारे इंडिया में जब आज़ाद किया गया था, और जब स्टेट्स क्रिएट किए जा रहे थे तब सिर्फ हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी. 14 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. लेकिन वो क्या हुआ कि अब ये नंबर बढ़कर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है. तो ये ऐसे ही तो हुए नहीं, 28 स्टेट ऐसे ही तो बना नहीं दिए, और ना ही कि अलग अलग जगहों पर अटैक करके अपने जो हमारा इंडिया है उसे की सीमाएं बढ़ा ली है. ऐसे भी नहीं किया है. क्या है कि इन 28 स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया है? अलग अलग बेसिस पे, कि लैंग्वेज के बेस पर, उसके बाद में उधर के कल्चर के बेस पर, या फिर जो वहाँ पे जियोग्राफी है उस जियोग्राफी के बेस पर, अलग अलग बेस पर हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है. और उसी से जाकर हमारी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज बनी है. तो अब सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में जानें. तो क्या है कि बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स which has made administration easier, now states have been created since 1947. अब क्या है कि लिंग्विस्टिक ग्रुप में पहले क्या था कि जो हमारे स्टेट्स बनाए जा रहे थे, तब स्टेट बनाने वालों को, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को ये डर था कि अगर भाषा के आधार पर हम स्टेट्स बनाएंगे तो आपसी मतभेद हो सकते हैं लोगों के बीच में, और उनके बीच में दूरियां बढ़ सकती है. लेकिन जब ये बनाए गए तो इसके बहुत से फ़ायदे हुए, हमें बहुत से एडवांटेजेस मिले. उसमें से एक एडवांटेजेस क्या है कि बाय क्रिएटिंग, यानी कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तो क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हो गया, यानी कि प्रशासन को चलाना आसान हो गया था. उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में आता है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है, हम ओवरव्यू लेते हैं. तो नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है कि किसी भी एक लैंग्वेज को इंडिया में नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है. हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है. नहीं है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और सिर्फ हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस विच आर ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ये हिंदी प्लस में 21 अदर लैंग्वेजेस, ये सभी मिलकर कितने होते हैं? टोटल 22. ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है. उसके बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होगा कि एक तो रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट एंड हैज़ लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग.
अब क्या है कि रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट में जैसे पावर को डिवाइड किया गया है, कैसे बांटा गया है। उसके साथ में राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी कि लोकल लेवल पर पार्टीज़ आ गई है। उसके साथ में अलग अलग जगह पे पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था इलेक्शंस में, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर जगह पे इलेक्शन में कंपटीशन देखा जा रहा है। तो इसकी वजह से भी एक सेंटर स्टेट रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद में कैसे हो रहे हैं, इसकी वजह से एक कंपटीशन आ गया है, जिसकी वजह से मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट हो रही है। तो कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है कि इसने एक नया कल्चर ले आई है ये गवर्नमेंट में, कि पावर शेयरिंग कैसे की जाए। आगे जब हम इन तीनों के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कोलिशन गवर्नमेंट और इन सभी टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो इंडिया कैसे प्रैक्टिस करती है फेडरलिज्म, उसका फोर्थ पॉइंट रहता है। वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है कि जो लिस्ट बनाई गई है, यानी कि ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो लिस्ट बनाई गई है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है हमारे गवर्नमेंट्स की पावर को, कि इस सेंटर के पास कितनी पावर होगी, स्टेट के पास कितनी पावर होगी, वो कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सी लिस्ट है। पहली सेंटर के लिए रहेगी यूनियन लिस्ट, उसके बाद में स्टेट के लिए रहेगी स्टेट लिस्ट, और उसके बाद में जो दोनों के लिए सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों के लिए रहेगी, वो कौन सी रहेगी, कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या होती है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखें। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में डीपली। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना, राज्य बनाना। अब भाषा के आधार पर कैसे बनाए गए, जैसे कि केरल है तो केरल राज्य को कैसे बनाया गया, वहाँ पे मलयालम स्पीकिंग पीपल को इकट्ठा किया गया, एक साथ लाया गया, तो वो केरल स्टेट बना। उसके बाद में गुजरात स्टेट बना दिया गया, गुजराती बोलने वाले पीपल के लिए, जितने भी गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनके लिए गुजरात स्टेट को बना दिया गया। ऐसे बहुत से स्टेट्स बनाए गए। तो लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं हम। मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड। कई नए स्टेट्स बनाए गए हैं, ये हमें पता है, क्योंकि पहले कितने थे, 14 थे, और उसके बाद में आज हमारे 28 स्टेट्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये बहुत से नए स्टेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद में बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड। बाउंड्रीज चेंज की गई है। पहले जो स्टेट्स बड़े होते थे उसमें से कुछ अलग स्टेट्स बना दिए गए हैं। उसके बाद में क्या है कि पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। पीपल जो एक लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के पीपल है, जैसे कि गुजराती बोलने वालों को एक साथ लाया गया और गुजरात स्टेट बना दिया गया। स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर के बेस पे स्टेट बनाए गए हैं। एथनिसिटी एंड जियोग्राफी हैज़ मेड द कंट्री यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेड इजी। अब क्या हुआ कि कल्चर के बेस पे बनाए गए हैं। एथनिसिटी यानी कि जाति के आधार पर स्टेट्स बनाए गए हैं, और जियोग्राफी के आधार पर स्टेट्स को बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है कि कल्चर के आधार पर कह सकते हैं हम कि नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो नागालैंड में क्या है कि नागा ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके एक कल्चर कह सकते हैं हम, या फिर एथनिसिटी भी कह सकते हैं कि जातीयता, कि नागा ट्राइबल रहते हैं, तो उस स्टेट को क्या बना दिया, नागालैंड बना दिया, लैंड ऑफ नागाज कह सकते हैं हम। उसके बाद में जियोग्राफी के आधार पर बनाया गया है। जियोग्राफी के आधार पर कि जो पहाड़ी लोग हैं, माउंटेन एरियाज में रहते हैं, उनके लिए एक अलग स्टेट बना दिया गया है। जो प्लेन्स में रहते हैं उनके लिए स्टेट्स बना दिए गए हैं, ताकि वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, कि एक अलग कल्चर का लोग, जो अलग कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ रहते हैं, तो क्या है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने कल्चर में रहेंगे तो उनमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होते। जैसे कि अब उसके हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से कैसे स्टेट्स बनाए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश माउंटेनियस स्टेट बना दिया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये एग्जांपल रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी के जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए हैं। उसके बाद में एग्जांपल हमने पहले ही समझ लिया है, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड।
इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। लैंग्वेज पॉलिसी में हमने सबसे पहले जाना था कि नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। वही सेम यहाँ पे दे रखा है कि किसी भी लैंग्वेज को हमारी नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, यानी कि किसी भी भाषा को हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अब क्या है कि हिंदी को, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया क्यों नहीं गया है, क्योंकि हिंदी सिर्फ 40% जो हमारे इंडियंस हैं उनके द्वारा बोली जाती है, 40 to 40% अप्रोक्स है, तो इनके द्वारा ही बोली जाती है। बचे हुए जो 58 to 60% के जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो क्या है कि इस वजह से जब सोचा गया कि हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए या फिर राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, तो इसके विरोध में पीपल आए कि हम हिंदी जानते ही नहीं। बहुत से लोग हैं जैसे कि साउदर्न स्टेट्स हैं उसमें हिंदी इतनी नहीं ज़्यादा जानी जाती, लेकिन इंग्लिश में वो बोल सकते हैं। तो क्या है कि हिंदी को इसीलिए हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई गई है। और इसी के साथ में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी पे थोप नहीं सकती है हिंदी को। मान लो कि जो कोई नॉन हिंदी स्पीकर है उनके ऊपर थोपी नहीं जा सकती हिंदी की, मतलब कि एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है 22 लैंग्वेजेस। ये पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस एग्जाम्पल को समझेंगे। 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब ये 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज कर दी गई है कि हिंदी और साथ में 21 अदर लैंग्वेजेस, ये हमें यहाँ पे गिवन है कौन सी वो और लैंग्वेजेस है। आपकी बुक में भी गिवन है ये, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो ये 22 लैंग्वेजेस बना दी गई है। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम रहेगा जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनसे हमसे ऑप्शन पूछा जाता है कि हम हिंदी और इंग्लिश लेंगे या फिर हम किसी और भाषा को लेंगे, जैसे कि मराठी, नेपाली, किस भाषा में हम हमारा एग्ज़ाम चाहेंगे, किस भाषा में हम हमारे आंसर्स देंगे। तो वो हमसे पूछा जाता है, हम भी थोप नहीं सकते कि हमें सिर्फ हिंदी पढ़नी पड़ेगी और हिंदी में ही हमारे एग्ज़ाम वगैरह सब देने होंगे। इसीलिए क्या है कि हमारी हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अकेले हिंदी नहीं है, उसके साथ में 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी है। और इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट के पास ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इंडिया की कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स हैव देयर ओवन ऑफिशियल लैंग्वेज। मान लो कि हमारे गुजरात में क्या होता है कि गुजराती लैंग्वेज ऑफिशियल हो जाएगी, उसके बाद में केरल में मलयालम हो जाएगी। ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है। उधर की भाषा, उस स्टेट की, उस एरिया की जो भाषा होगी उसके बेसिस पे। उसके बाद में सेंटर एग्रीज टू यूज़ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन। इसके बाद में क्या है कि सेंटर हिंदी के साथ में इंग्लिश को यूज़ करने के लिए भी अलाउ करता है, एग्री करता है। हम देखते हैं कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन होता है, साथ में इंग्लिश में होता है। अगर कोई और लैंग्वेज होगी तो उस लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमारी जो सेंटर है वो एग्री करती है, इंग्लिश का यूज़ भी एग्री करती है, और इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है कि हम सिर्फ हिंदी पे को प्रमोट नहीं कर रहे। इसी के साथ में हमने हमारी लैंग्वेज पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन का ओवरव्यू लिया था तो हमने पढ़ा था थ्री फोल्ड सिस्टम के बारे में। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था कि थ्री फोल्ड्स में डिवाइड कर दी गई है लेजिस्लेटिव पावर्स को। इंडिया की जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको थ्री फोल्ड में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके लिए रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और सेंट्रल प्लस में स्टेट, इन दोनों के लिए कौन सी लिस्ट रहेगी? कनकरेंट लिस्ट रहेगी।
तो इनके लिए सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं या फिर पावर डिवाइड कर दी गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। अब इनकी पावर डिवाइड कर दी गई है तो क्या है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होंगे पावर को लेकर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, कि सेंटर गवर्नमेंट अपनी ज़्यादा पावर के लिए मांग नहीं करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावर की मांग नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो गुड रिलेशंस जनरेट होंगे, अच्छे संबंध बनेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशन, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। इसके बाद में एक और लॉ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को कम नहीं कर सकती और ना ही उन्हें ख़त्म कर सकती है। अब ये क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आकर बचाव करती है और रोक देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब अगर ये पावर ना होती सुप्रीम कोर्ट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती कि हाँ वो जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ख़त्म कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रातों रात अपने जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी उनको ख़त्म कर देती और खुद राज करने लग जाती पूरी कंट्री में। और राज करने से क्या है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाते, फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट है वो फिर कन्फ्लिक्ट करती, लड़ाई दंगे होते। इसी वजह से ये लॉ क्रिएट किया गया है। उसके बाद में क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। कोलिशन गवर्नमेंट से क्या हो गया है कि पावर शेयरिंग अब मोर और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। कोलिशन गवर्नमेंट का हमने पढ़ा था कि कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ गिवन न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। अब क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट ने एक नया कल्चर दे दिया है पावर शेयरिंग को। तो हम पहले तो हम जानेंगे कि कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि व्हेन नो पार्टीज गेन मेजोरिटी एंड टू और मोर पार्टीज कंबाइन टुगेदर टू गेन पावर, इट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो एक कोई भी स्टेट है, उसके 100 सीट्स हैं। 100 में से किसी भी पार्टी को 50 प्लस सीट्स नहीं मिलती, यानी कि मेजोरिटी नहीं मिलती। तो दो पार्टीज आती है एक साथ, एक के पास है 45 सीट और दूसरे जो 45 सीट वाली को हम ए पार्टी कह देते हैं, और जो दूसरी पार्टी है उसके पास है 15 सीट और इसको हम बी पार्टी कह देते हैं। तो अब ए बी पार्टी क्या करते हैं कि दोनों के पास ही मेजोरिटी नहीं है, लेकिन दोनों अब आपस में कुछ कंडीशन रख लेती है, आपस में कुछ बातें तय कर लेती है शुरुआत में ही कि कैसे रूल किया जाएगा, किसको कितनी पावर मिलेगी। ये सभी बातें तय करने के बाद में ये कंबाइन हो जाती है और अब ए पार्टी क्या बन जाती है, ए बी पार्टी, और इनकी टोटल सीट कितनी मिल जाएगी इनको, 60 हो जाएगी, 45 प्लस में 15। अब 60 हो जाएगी तो इनको मेजोरिटी मिल जाएगी, मेजोरिटी यानी कि पावर गेन कर लेंगे और फिर रूल करने लग जाएंगे। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट से क्या हुआ है कि रीजनल जो गवर्नमेंट थी इनको इनको भी पावर मिल गई है। पहले क्या होता था कि रीजनल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा राइज नहीं हुई थी, अब राइज होने लग गई थी रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट राइज हुई तो कंपटीशन क्रिएट होने लग गया। अब हम लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन देख सकते हैं इलेक्शंस में। तो वो इलेक्शंस में कंपटीशन हुआ, इसकी वजह से पार्टीज़ को मेजोरिटी मिलनी बंद हो गई और क्या हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट इन्वेंट की गई, कोलिशन गवर्नमेंट होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज़ को और ज़्यादा अहमियत मिल गई थी, उनको और ज़्यादा महत्व, उनका महत्व बढ़ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि इनके बिना क्या है कि कोई रीजनल पार्टीज़ के बिना कोई भी सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। अब मोस्टली हम देखेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, वो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से ही फॉर्म होती है। तो इसी से क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज़ जो थी उनका भी महत्व बढ़ गया और इसी वजह से सेंट्रल एंड स्टेट जो गवर्नमेंट थी इनमें रिलेशन अच्छे हो गए थे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।